यानी डाइट। क्या डाइट कैंसर को ठीक कर सकती है? इसमें दो मेजर पॉइंटर्स हैं, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट यानी कम कैलोरीज खाना, एंड इंटरमीडिएट फास्टिंग का यूज करना। अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। डॉक्टर ऑटो वारबर्ग, ये जर्मन साइंटिस्ट है, 1924 में इनको नोबेल प्राइज मिला था वार्बर इफेक्ट बताने के लिए। वार्बर इफेक्ट क्या है, ये मैंने पहले भी बात की थी जहां डॉक्टर सेफ्रिड ने मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात की। वार्बर इफेक्ट क्या है? वार्बर इफेक्ट ये बताता है कि कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स के ज्यादा शुगर को पसंद करते हैं। आपको भी बहुत पसंद है ना शुगर, गजरेला ला दो जी खाने के बाद, आज तो आइसक्रीम हो ही जाए। और मीठे खाए बिना हमारा खाना नहीं मजा आता खाने का। जितना मीठा आपको पसंद है, शायद आपके कैंसर सेल्स को, ट्यूमर सेल्स को उससे कई गुना ज्यादा शुगर पसंद है। और इसी को वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। आपके नॉर्मल सेल से तकरीबन 10 से 20 गुना शुगर कैंसर सेल्स को चाहिए। तो अगर आप एक हाई शुगर फूड खाते हैं तो आपके ट्यूमर्स और कैंसर सेल उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे। और ये कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट अपने कैंसर पेशेंट को नहीं बोलता, बल्कि वो बोलता है भाई दूध में डाल और वो मिलावट कर, जो क्या आते हैं आजकल प्रोटीन सप्लीमेंट जो आर्टिफिशियल शुगर और स्वीटनर से लोडेड है। तो एक तरफ हम कैंसर के लिए कीमो और रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, एक तरफ हम ये सप्लीमेंट्स दे रहे हैं। और चीनी बंद करने का कोई नहीं बोलता, खाओ जी जो मर्जी खाओ, आपका वेट कम हो गया वेट बढ़ाओ। भाई बताओ तो सही कैंसर पेशेंट को, भले ही जो मर्जी पैथी आप यूज कर रहे हो। और एक और बात, एक रिसर्च, इंसुलिन रेजिस्टेंस ये शुगर देती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से हमारी कीमोथेरेपी से यूज दवाइयां भी पूरा असर नहीं दिखा पाती। तो इतनी सारी स्ट्रॉन्ग जहर जैसी दवाइयां हम खा रहे हैं कैंसर ठीक करने के लिए, और उसका भी असर हम कम कर रहे हैं सिर्फ डाइट से। इसी वार्बर इफेक्ट पे हमने एक टेक्निक डेवलप की है जिसको पेट स्कैन कहते हैं। ये एक एस डायग्नोस्टिक टेक्निक है जो पूरी बॉडी के कैंसर सेल्स को बता देता है। इसमें हम ना रेडियो एक्टिव ग्लूकोज यानी वो शुगर दे देते हैं, क्योंकि शुगर कैंसर सेल को पसंद है, वो खींच लेते हैं उनको, और फिर सीटी स्कैन में वो चमक के बाहर दिखते हैं। तो ऐसे हम पता कर लेते हैं कि कैंसर सेल्स कहाँ कहाँ बॉडी में। नॉर्मल सेल्स उतनी शुगर लेते नहीं है, तो वो इस पर चमकते नहीं है। अब आप समझे हम कैसे दिन की शुरुआत करते हैं। इंडिया, मतलब जो हमारा इंडिया का फेवरेट टाइम पास है, शायद कुछ नहीं है काम, चलो यार चाय पी लेते हैं। अब दूध और चाय, चीनी वाली चाय में तकरीबन 100 कैलोरीज है एक कप चाय में, जिसके साथ आप कोई मट्ठी रस नहीं ले रहे तब की बात कर रहा हूँ, वो ले लो तो शायद ये 200-300 कैलोरी बन जाए। और 100 कैलोरी जलाने के लिए हमें 3 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो दिन में 2 चाय पी ली ना, खाली चाय बिना नमकीन मट्ठी के, तो आपने 6 किलोमीटर की सैर बांध ली। और 6 किलोमीटर तो आप क्या ही चलोगे, रोज चलते तो है ही नहीं हम लोग। तो रोज ये 6 किलोमीटर ऐड होते 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 फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया को वो डैमेज देते हैं जो मैंने बात बताई। तो आपका दिन की शुरुआत ही गलत है। दूसरा, बच्चियों को हम क्या देते हैं, लाओ जी दूध में चौकोस डालो फटाफट खाओ और निकलो, या फिर ब्रेड का टोस्ट सैंडविच बनाओ और जूस पिलाओ। जूस को हम कितना हेल्दी मानते हैं। एक तो पैक्ड जूस तो मैंने बात किया, उसमें तो पल्प ही बहुत कम है, लेकिन घर में बने जूस की भी बात कर लेते हैं आज। जूस जब आप बनाते हो, आपको मैं बोल दूं संतरा खाओ, कितने खा लोगे? एक या दो बस हो जाएगी उसके बाद आपकी। जूस में एक ग्लास जूस 200-300 ml का जूस बनाने में 5 से 6 संतरे लगते हैं। और उस संतरे को वो जूसर जो उसका गूदा यानी फाइबर तो निकाल के फेंक देता है, और 5 संतरों की चीनी एक साथ आपके साथ जूस में आ जाती है, साथ में मैदे वाली ब्रेड। चलो जी, कितनी शुगर एकदम से आपने स्पाइक कर दी, हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट वहीं से। तो दिन की शुरुआत ही गलत। तीसरा फेवरेट ब्रेकफास्ट, छोले भटूरे या पराठे, साथ में दही, डेयरी प्रोडक्ट, साथ में उसमें चीनी डाल के, शक्कर डाल के। और हाँ, यहाँ शुगर के बारे में एक और बात कर दूं, बड़े क्लिनिक पे आके बोलते हैं जी हम तो चीनी नहीं देसी खांड खाते हैं। अब भाई देसी खांड भी तो प्रोसेस शुगर ही है, बस ये फर्क है कि जहाँ 2 चम्मच चीनी डलती है वहां 4 चम्मच खांड डलेगी। एट द एंड ऑफ द डे जाएगा तो उसका केमिकल, जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है, वो तो वही ग्लूकोज और शुगर है जो कैंसर सेल्स की फेवरेट है। और अब बात कर लेते हैं, आजकल गर्मियां आ रही है, नहीं तो मैं कुछ और दिखाता, आइसक्रीम। भाई डिनर के बाद इसके बिना तो आजकल दिन ही नहीं निकलता। तो केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं पहले, आइसक्रीम में होता क्या है। फैट, प्रोटीन एंड इमल्सीफायर, जो इमल्सीफायर मैंने अभी बात की, फूड एडिटिव, फ्लेवर्स एंड कलर्स, अगेन जीनो एस्ट्रोजेनिक, जहर, एंथोसायनिन्स, वेनिलिन, ये वेनिला असली एक्सट्रैक्ट तो लेते नहीं, उसका केमिकल बना लेते। फिर आ जाते हैं प्रिजर्वेटिव एंड स्टेबलाइजर्स। ये है स्ट्रक्चर आइसक्रीम का आपकी। तो डेयरी प्रोडक्ट इसमें भर के, हाई शुगर इसमें है जो कैंसर सेल्स की फेवरेट है, उसके बाद जीनो एस्ट्रोजन के कितने सारे कंपाउंड है। अब आप बोलो भाई कि मेरी बेटियों को, माताओं को
हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, गांठें आ रही हैं, ट्यूमर आ रहा है, फिर तो और हम डॉक्टर बोलते हैं यार दवाई दे रहे फिर भी असर नहीं आ रहा, ठीक ही नहीं कर पा रहे। समझ रहे हैं इस लिंक को? अब आइसक्रीम की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पहली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की आइसक्रीम कंपनी कौन सी है बताइए? पता है आपको? लिखिए जरा चैट बॉक्स में, यहाँ पे दिख भी रहा है आप, बास्किन रॉबिन्स, है ना? तो बास्किन रॉबिन्स के जो ओनर है ना, जॉन रॉबिन्सन, उनके फिर पोते हैं ओशन रॉबिन्स। इनके जो ओनर थे उनको डायबिटीज हो गई, हार्ट डिजीज हो गई, स्ट्रोक हो गया। तो उसके बाद ये उनके दादा जॉन रॉबिन्स और ओशन रॉबिन्स उनके पोते, इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा पैसा छोड़ दिया, शन दे हैव शन्ड द कंपनी, और ये जाके एक फार्मलैंड लिया, अपनी सब्जियां खुद उगा रहे हैं और किताबें लिखते हैं। दे हैव टर्न्ड वीगन, इन्होंने वीगन डाइट को सामने, सारी दुनिया को दूध और चीनी बेच ली केमिकल्स के साथ। उसके बाद इनको रियलाइज हुआ नहीं जी, हमें वीगन होना है, असली बात तो वीगन है। तभी पूरी मेडिकल रिसर्च को मैं लेके आया हूं आपके साथ आज इस प्रोत्साहन प्रोग्राम में। अब आप समझ सकते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का ओनर, आइसक्रीम कंपनी का ओनर, और आपको क्या बेचा जा रहा है, और क्या आप रात का दिन आज खत्म कर रहे हैं जिसके बिना आपका दिन खत्म नहीं होता। अब समराइज कर लेते हैं कहाँ कहाँ से हमें हार्मोन्स हमारे खराब करने की चीजें। एक तो मीट की बात की हमने, क्योंकि ईस्ट्रोजन डोमिनेंट स्टेट में डाल देता है। फिर शुगर की बात की जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में डाल देता है, जिससे हमें वेट गेन और शुगर एडिक्शन होती है। फिर फ्रूट्स की बात की जहाँ पे ज़्यादा जूसेस की बात की, फाइबर के साथ खारे की बात नहीं कर रहे हम यहाँ। तो ये हाई लेप्टिन, वही मोटापे के साथ लेप्टिन बढ़ाते क्योंकि शुगर लेवल। कैफीन का इनजुडिशियस, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना। ग्रेन्स, ग्रेन्स यानी कि अनाज, मैदा, इसका ज़्यादा मात्रा में अनाज और इसको खाना, ताकि क्योंकि अनाज में कुछ नहीं है, शुगर ही है ओवर द एंड। तो मैं एक यहाँ डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं दिन में सिर्फ एक ही बार अनाज खाता हूँ, मेरी 2 मील्स रॉ होती। सुबह और दोपहर को मैं बिल्कुल रॉ खाना खाता हूँ, उसमें स्प्राउट्स, फ्रूट्स, सैलड्स, ग्रीन सैलड्स जो मैं छत पे उगाता हूँ, स्मूदीज़, ज़्यादा ज़रूरत होती है रनिंग के बाद तो चने का सत्तू, ड्राई फ्रूट्स, मखाने, ये सब मेरी डाइट में होता है ब्रेकफास्ट और लंच में। डिनर में मैं ज़रूर, क्योंकि फैमिली के साथ खाना होता है, तो डिनर में ज़रूर, उसमें भी हम वीट को अब रिप्लेस कर रहे हैं रेड राइस से, रागी से, बाजरा से, जवार से, मिलेट्स जिनको कहते हैं। देन कम्स डेयरी प्रोडक्ट्स, और अब आ गया टॉक्सिन्स, जो ना चाहते हुए हम टॉक्सिन्स इकट्ठे कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इस समरी को, और इसी से अपनी जो है डाइट में भी देख रहे होंगे कि क्या आप ब्रेकफास्ट में, लंच में गलतियां कर रहे हैं। अब सेकंड स्टेप जो हमने बात की, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, एंड सेकंड इज फास्टिंग। तो फास्टिंग में 2016 में नोबेल प्राइज मिला है, एक जापानीज डॉक्टर है, डॉक्टर योशिनोरी ओशुमी। इन्होंने ये तक दिखा दिया है कि कैसे फास्टिंग यूज करके हम यंग दिख सकते हैं, अपनी एजिंग तक को पीछे ले जा सकते हैं, अपनी हेल्थ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। दे हैव प्रूव्ड इट साइंटिफिकली, और इसके लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज इन द ईयर 2016। फास्टिंग में क्या होता है, उसका केमिकल एस्पेक्ट या उसका बॉडी के अंदर हार्मोनल एस्पेक्ट समझते हैं। जब हम खाना खाते हैं, जैसे ही मुंह में ग्लूकोज जाता है, हमारा इंसुलिन स्पाइक होता है। जितने मात्रा ग्लूकोज का एक साथ जाता है उतना ज़्यादा इंसुलिन होता है। तभी मैं जूस की बात कर रहा हूँ। एक तरफ आप ब्रोकली सैलेड खा रहे हैं जिसमें बहुत कम मात्रा में कार्ब्स हैं या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, एक तरफ आप मैदा, छोले भटूरे, आइसक्रीम या हाई शुगर कंटेंट खा रहे हैं या चोकोज, तो ये एकदम से इंसुलिन को स्पाइक करता है, या डेयरी प्रोडक्ट भी। तो उतनी ज़्यादा इंसुलिन मात्रा में बढ़ेगा, और इंसुलिन एक फैट स्टोरिंग हार्मोन है। यही कारण है, इसी इंसुलिन ज़्यादा आने से हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है उसको फैट के रूप में स्टोर कर लेती है हमारी स्किन के नीचे, जिससे हम ओबीज होते हैं, और हमारे लिवर में, जिससे दिल्ली में देखा जाए 70% एडल्ट्स का फैटी लिवर आता है। ठीक है। और अब जब हम खाना नहीं खाते यानी फास्टिंग करते हैं, तो इसका रिवर्स होता है, ये इंसुलिन की मात्रा घट जाती है और इसकी जगह एक और हार्मोन निकलता है, इसे ग्लूकागन कहते हैं। ये भी पैंक्रियाज ही सेक्रेट करते हैं। ग्लूकागन एक फैट बर्निंग हार्मोन है। वो क्या करता है, जो बचा हुआ लिवर में फैट है ना, बॉडी इसी तरह से डिजाइन की गई है कि आपको मैं 15 दिन जंगल में भी छोड़ दूं, 20 दिन आप पानी पे भी जी सकते हैं, तो बॉडी उसके लिए अपना स्टोर रखती है। वो स्टोर जो फैट में स्टोर किया था इंसुलिन ने, ग्लूकागन उसी फैट को दोबारा ग्लूकोज में तोड़ देता है। इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकागन उसको तोड़ता है, उस फैट से फिर हम एनर्जी पूरी बॉडी को देते हैं, ताकि बॉडी के सारे सेल्स, ब्रेन, टिश्यूज काम करते रहते हैं और हमारा फैट कम हो जाता है। तो फास्टिंग एक बहुत
पावरफुल थेराप्यूटिक मेथड है जो हम नहीं यूज कर रहे, ना कोई डॉक्टर इसके बारे में बता रहे। मैं खुद वॉक द टॉक एटीट्यूड रखता हूँ, मैं पहले खुद शरीर पे ये अप्लाई करता हूँ और फिर अपने पेशेंट को, और इसके जरिए हमने बहुत से अपने कैंसर पेशेंट्स को 16 8 आवर्स की फास्टिंग देके ठीक भी किया, उनके रिकरेंस को रोका, जहाँ 3 3 बार कैंसर वापस आ गया सर्जरी रेडियो कीमोथेरेपी के बाद। इसी को ग्राफ के रूप में समझाते जो बात अभी की, ये आपने सुबह का डिनर किया, डिनर में खाना खाया, उसके बाद आइसक्रीम खा ली, कितना ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक कर लिया। अब आप सोने चले गए सुबह 3 4 बजे, तब जाके थोड़ा वो खाना कैलोरीज या इंसुलिन कम होने लगा, जब ग्लूकोज चलने लगा, तो रात की नींद के बाद जब सुबह उठने वाले होते उससे थोड़ा पहले यहाँ फैट बर्न हो रहा है। इसके बाद सुबह उठते ही हमने चाय मट्ठी रस खा लिया, लो जी बढ़ गया ग्लूकोज। फिर आ गई ब्रेकफास्ट की बारी, कहने को लाइट ब्रेकफास्ट किया, फिर स्पाइक कर दिया। अब लंच, लंच के बाद टाइम पास नहीं हो रहा, चाय हो जाए, थोड़ी कॉफ़ी हो जाए, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक हो जाए। और यहाँ कोल्ड ड्रिंक की बात आई तो अपने आप को जो बहुत अक्षय कुमार जी जो अपने आप को फिटनेस आइकन कहते हैं, आजकल वो एक जहर बेच रहे हैं, 20 रुपए का मिलता है लाल रंग का, स्टिंग कहते हैं इसको, जो आजकल मैं बहुत बच्चों के हाथ में देखता हूँ, पनवाड़ी की दुकान पे, एक हाथ में सिगरेट एक हाथ में स्टिंग। अब स्टिंग में क्या है, और जो ये कम उम्र में कार्डिक अरेस्ट के आपके केसेस आ रहे हैं जो अभी ट्विटर पे वो भी हुए थे वायरल, हो क्या रहा है, टबैको का स्मोक और ये जो सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक है, इनमें 14 से 16 कप कॉफ़ी जितनी कैफीन होती है, आप समझ सकते हैं, और साथ में रंग और शुगर और केमिकल्स। तो ये पिया, इधर से कश मारा सिगरेट का, क्या हो रहा है बॉडी में, इतनी हाई मात्रा में कैफीन गया। अब वो कैफीन क्या कर रहा है, जाके आपकी हार्ट बीट को बढ़ा रहा है, धक 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 धक। यही हमारे प्री वर्कआउट ड्रिंक्स में भी होता है जो आजकल जिम करने से पहले लोग लेते हैं। जब धक 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 हुई, अब एक टाइम के बाद हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिस्टम है वो बोलते हैं बस यार, इससे ज़्यादा बिजली मेरे से सहन नहीं होगी। जो आपके घर की इन्वर्टर में नहीं होता, हाई वोल्टेज आ जाती है तो क्या करती है, वो तारे फूक जाती, वो तारे फूक गई, तो वहां तार फूकने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिस्टम में ब्लॉक आया और आपको कार्डियक अरेस्ट आता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, फिर उसके लिए डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं, ऐसे झटका देना झटर, तो वो झटका इसलिए दिया जाता है कि भाई ताकि वापस वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ठीक की जाए, उसको एक हाई वोल्टेज देके फिर से वापस लाया जाए। तो आप समझ सकते हैं अक्षय कुमार जी को मेरा तो पर्सनली एक रिक्वेस्ट है, आप लोग भी उनको अपील कीजिए कि इस तरह की एड्स ना करें, उनको लोग एक आइकन की तरह देखते हैं। तो ये हमारे समाज में क्या बदलाव हो रहे हैं उनका एक और नतीजा। अब मान लो आप 16 से 8 घंटे वाली फास्टिंग करते हैं, यहाँ पे जो कॉमन है, आसानी से की भी जा सकती है। मेरी माता जी इसको रोज कर रही हैं और उन्होंने 9 किलो वजन अब कम कर लिया है, उनकी शुगर रिवर्स कर लिया बिना दवाइयों के, बिना एक्सरसाइज के भी। तो अब यहाँ क्या होता है, आप 16 घंटे भूखे रहते हैं तो ये फैट बर्निंग स्टेज में चली जाती है, इंसुलिन कम होती है, फिर आप एक बार मील लेते हो तो ये 2 मील्स ए डे प्लान होता है। अब अगर आपको ट्यूमर्स और कैंसर्स को ठीक करना है, ये मैं फॉलो करता हूँ, तो आपको 20 घंटे से ज़्यादा, डॉक्टर योशिनी ओसुमी ने यही बताया कि 20 घंटे के बाद बॉडी क्या करती है, बॉडी का ग्लूकोज खत्म हो चुका होता है, फिर वो फैट से एनर्जी लेती है, फैट भी खत्म हो जाता है 20 घंटे तक, उसके बाद वो प्रोटीन सेल से एनर्जी लेती है। और प्रोटीन बॉडी बड़ी परफेक्ट है, वो प्रोटीन में ये जो ट्यूमर सेल्स हमने बताया जो रिएक्टिव ऑक्सीडेट, उनको पहले तोड़ती है, क्योंकि और जब हम इतनी लंबी फास्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में ग्लूकागन के साथ साथ ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ता है। वो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, और इसमें एक कंपैरिजन भी बता दूं, जब हम विगरस ट्रेनिंग करते हैं, तेज रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, तो 400% ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। और जब हम फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग में हमारा ग्रोथ हार्मोन 2000 गुना तक बढ़ता है, 2000 टाइम्स, मतलब 20 गुना तक बढ़ता है। तो एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज से भी बेटर है लॉन्ग टर्म फास्टिंग। तो लॉन्ग टर्म फास्टिंग को यूज करके हम अपने कैंसर सेल्स को खा सकते हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम दिखा रही है, ऑटोफेगी। जब हमारा लॉन्ग टर्म फास्ट करें तो ये खराब वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया बना था, इसको हमारी बॉडी के सेल्स खुद खा लेते हैं। इसमें जो एमिनो एसिड या बेसिक प्रोडक्ट निकलते हैं, जब ये टूटता है तो उसको फिर रीयूज करते हैं और यंग सेल्स बनाते हैं। इसी तरह एजिंग के अगेंस्ट बात करते हैं। यही वही बात फिर से डेयरी प्रोडक्ट की। इतनी सब बीमारियों के अगेंस्ट फास्टिंग काम करती है, न्यूरो डिजनरेटिव, डायबिटीज, वेरियस अदर, एजिंग, पार्किंसोनिज्म, अल्जाइमर एसेट्रा। ये दोनों बातें जो हमने अभी की डाइट में, यही यहाँ प्रूव हो रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ के लिए कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों बेनिफिशियल है। और यहाँ पे ये
प्रूवन साइंटिफिक रिसर्च पेपर है इसके बारे में। यही बात कुछ नई बात नहीं है, ये हमारे आयुर्वेदा में महर्षि वाघभट जिनकी हमने शुरू में बात की थी, आज से 2000 साल पहले ही लिख गए हैं। सेम बात हमारे स्टॉलवर्ड्स ने 200-300 साल पहले, जो फेमस डॉक्टर्स हुए हैं होम्योपैथी में, जिन्होंने कैंसर के खिलाफ लड़ाई को जीता है, ठीक किया है, उन्होंने भी यही लिखा है। और यही डाइट हम लोग प्रोत्साहन प्रोग्राम में फाइनल बोलते हैं, रॉ वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट और एनिमल प्रोडक्ट से हटाना और कम से कम शुगर देना, प्रोसेस्ड फूड देना। डाइट में जो आज की स्टैंडर्ड डाइट आप लोग फॉलो करते हो, जो नॉर्मली आप लोग खा रहे हो, क्या करते हो, सारे दिन में अगर 200-2000 कैलोरी या 3000 खानी है, तो उसमें से 70% आपकी कैलोरी आपके आटे से, दूध से और चीनी से आ रही है। इंट्रोस्पेक्ट करिएगा, देखिएगा, आप दाल तो सब्जी तो इतनी सी लेते हैं, रोटी 3-3 खा लेते हैं, है ना। तो सेम वे में जितनी सब्जी हमें एक दिन में खानी चाहिए, उतनी हम एक हफ्ते में खा रहे हैं, और इसी चीज़ को हमें बदलना है। यही स्टडीज बता रही है कि 90%, 98% इंडियन वेजिटेबल्स इनफ नहीं खा रहे, और खा भी रहे हैं तो उसको पका के उसकी मात्रा कम कर देते हैं, आलू उसमें मिला देते हैं और उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को जला देते हैं, जो कच्चे फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। असली में डाइट पिरामिड ऐसा कुछ दिखना चाहिए कि आपकी 70% कैलोरीज तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और नट्स से आए, और फिर ऊपर जा जाके जो है धीरे धीरे, अगर रिक्वायरमेंट आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो आप मे बी अपना डेयरी प्रोडक्ट, मीट वगैरह लेके जला सकते हो, तो ले लीजिए, बट मैं तो अब नहीं यूज़ करता, तो आपकी ये डिसीजन मैं आप पे, इतनी रिसर्च पेपर देने के बाद आप पे छोड़ता। देन कम्स, ये एक स्पेसिफिक डाइट है, ये सबके लिए नहीं है, मैं यहाँ क्लैरिफाई कर रहा हूँ। इसको गाइडेड, अपनी डाइट कंसल्टेंट के गाइडेंस में ही कीजिएगा। ये ट्यूमर्स को और कैंसर्स को ठीक करने वाली डाइट है, जहाँ पे हमें ट्यूमर्स, कैंसर्स पता होते हैं कि हैं डिफाइंड रूप में और उन्हें हमें ठीक करना है, तब हम कीटोजेनिक वीगन डाइट यूज़ करते हैं। इसमें करते क्या हम, इसमें हम 70% कैलोरीज फैट से लेते हैं, गुड फैट, जो हमें नट से मिलता है, नारियल से मिलता है, एवोकेडो से मिलता है, नारियल तेल से मिलता है। प्रोटीन हम कम मात्रा में लेते हैं 20%, और सिर्फ 5% कार्ब लेते हैं। बट इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक डाइट, क्योंकि हमारे कैंसर और ट्यूमर सेल्स को शुगर चाहिए, तो हमने यहाँ शुगर कर दी खत्म। अब वो उनको कुछ खाने को मिलेगा नहीं, वो मर जाएंगे और अपोप्टोसिस हो जाए। इसीलिए हमने फैट्स यानी कीटोन्स की एनर्जी दी। कीटोन्स हमारे कैंसर सेल्स खा नहीं सकते, उससे एनर्जी ले नहीं सकते, इसलिए वो धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं, उनका ट्यूमर्स का साइज घट जाता है, मर जाता है। ये हमने अपने कैंसर पेशेंट में प्रूव किया है, फायदा उठाया है। इसी सब नॉलेज को एकत्रित करके हमने ये प्रोत्साहन प्रोग्राम बनाया है, जिसका 4th बैच, 3 बैचेस हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हम कई लोगों की बीमारियों की और दवाइयों को छुड़ा चुके हैं। अब ये 4th बैच हमने चालू किया है, जिसका पहला सेशन कल था। अभी भी स्लॉट्स ओपन है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इन। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है बीमारियों को ठीक करने के लिए, तो हम, यू आर मोस्ट वेलकम, हम आपकी पूरे तहे दिल से सेवा करने के लिए तत्पर है। इसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज डाल सकते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम के नाम से, डिटेल्स हम आपको भेज देंगे। प्रोत्साहन प्रोग्राम में एक होलिस्टिक प्रोग्राम है, इसमें यही डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे हम काम करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे मेडिसिन का यूज़ करते हैं।